Hello students, welcome once again to the world of physics, and in this third part of a new segment, new session, that is our chapter number 2 of class 12th physics. चैप्टर सेकंड क्या नेम है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले इसके 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं जिसके अंदर हमने चेक किया था। रिसेंट पार्ट की बात करें, सबसे रिसेंट टॉपिक की बात करें तो हमने क्या किया उसके अंदर, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होता है डिफरेंट पोजीशंस पे वो कैलकुलेट किया था। 3 पोजीशन पे कैलकुलेट किया था, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और एक रैंडम केस पे। इक्वेटोरियल पे आया था kp/r², इक्वेटोरियल पे 0 आया था, जीरो पोटेंशियल लाइन भी कहा था उसको। और फिर आया था हमारे पास रैंडम केस r, वाला, जिसमें आया था kp cos θ/r², है ना। और एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में बात की थी हमने। अब अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो थी हमारी कहानी अब तक, अब आगे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम / कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि अगर आप चार्जेस के कॉम्बिनेशन की बात करते हो, 2 चार्ज 3 चार्ज, तो जो उनका सिस्टम बनेगा, उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, उनके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। टॉपिक ये कहता है कि जब 2-3 चार्ज रखे होंगे ना आपस में, तो उनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और वही पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से, होगी भी या नहीं होगी, है ना, कि मतलब टॉपिक वैलिड भी है या नहीं। और फिर अगर वैलिड है, सच में होगी, तो फिर अपने इसको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं कि कितने एनर्जी होगी कितने चार्जेस के केस पे। क्लियर। तो इसके अंदर हम पहले एक चार्ज लेके नहीं कर रहे, एक चार्ज वाला केस बाद में करेंगे। पहले अपन जो फर्स्ट केस कर रहे हैं वो करते हैं 2 चार्जेस वाला। अगर आपके पास कहीं पे 2 चार्जेस सिस्टम हो, मतलब कि लाइक ये बॉक्स है हमारे पास, एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर 2 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 2 चार्ज रखे हुए हैं ना, तो क्या इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, और अगर होगी तो कितनी होगी। अब ये बातें से कुछ समझ में नहीं आ रही कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिंपल सा तरीका आपने को पता है। 9th याद करें, क्लास 9th क्लास, 11th क्लास, कोई भी क्लास अगर अपने याद करते हैं जो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली हुई है वहाँ पे, है ना, निकाली हुई है। कैसे निकालते थे आप, mgh याद है ना, mgh निकालते थे आप, कि आप ग्राउंड से उठा करके ऊपर जाते थे। सेम जो पोटेंशियल के अंदर अपने ने कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, वही चीज आज मैं वापस बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है। सिस्टम बनने से पहले, अब तो सिस्टम बना हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने निकालना चाह रहे हैं। U इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि होगी या नहीं होगी, क्यों होगी, कितनी होगी। उसके लिए आप क्या करो, आप सोचो कि आपके पास सिस्टम नहीं है और आपको ये सिस्टम बनाना है। आपको ये सिस्टम बनाना है तो उस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उतनी ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझे। एक और एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं बात को। लाइक ए डस्टर है, अब ये इस हाइट पे, आप इसको 0 मान लो, ठीक है। अब ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, बिल्कुल है, ठीक है। मार्कर्स को रख देते हैं, एक ले लेते हैं बस। लो जी, देखो ये जो है, ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, इतनी हाइट पे है। अब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो है ना, बट कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। या तो अब हमें सिंपली फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू mgh। आप पूछ लो कि सर इसका मास बता दो, जी हमें पता ही है, और h और आप बता दो, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट यूं करके बता देंगे। या फिर अगर ये फॉर्मूला बनाना था हमें, तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि इसको पहले नीचे ले गए थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जब अपने वर्क करते हैं, इसको ऊपर यहां तक लाने में कुछ वर्क किया जाता है, और जो वर्क किया जाता है वो वर्क एक्चुअली में mgh आया था, है ना, वो वर्क mgh आया था। और फिर हमने कहा था कि दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर हुई। तो हम करने क्या वाले हैं, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को एनालाइज करने के लिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने सिस्टम को तोड़ देंगे। जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी तो इसको नीचे 0 पे भेज दिया था, है ना। तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये चार्जेस को फेंक देंगे कहाँ, चार्जेस के लिए 0 क्या होता है, इन्फिनिटी,
पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से लेकर आते हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से। तो इन दोनों चार्जेस को फेंक देंगे इन्फिनिटी पे, फिर वहाँ से एक एक करके लेकर आएंगे, देखते हैं कितना काम करना पड़ता है। तो टोटल जितना काम करना पड़ेगा वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। आई होप यू गेट इट। ठीक है, समझ में आया होगा। लो जी, ये काम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा साफ सुथरा सा डायग्राम बनाते हैं। एक हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है, बॉक्स मैंने यहाँ पे ये एक बाउंड्री से बनाई है और दो जगह अपन ने डिसाइड कर ली, दो चेयर लगा दी। अभी इस पे चार्ज नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं इसका, ठीक है, ए और एक है बी। और हमारे चार्जेस कहाँ बैठे अभी, चार्जेस बैठे इन्फिनिटी पे। अभी ये इन्फिनाइट है क्योंकि ये फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इसके साथ में लिख दिया कि ये इन्फिनाइट है, ठीक है, ये इन्फिनाइट है। और यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ये चार्ज हो गया अपना Q1 और ये चार्ज हो गया Q2। क्लियर हुई बात। तो हमने सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए सिस्टम तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे और इसको लेकर आएंगे, तो देखते हैं कितना वर्क करना पड़ता है। मैंने थीम क्या बनी हमारी थीम ये बनी कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन फर्स्ट प्लस वर्क डन सेकेंड। अब वर्क डन फर्स्ट क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A एंड वर्क डन दे क्या होगा, हाँ खुद बोलने की कोशिश करो, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। क्लियर, ओके। तो दिस इज द थीम, ये बेसिक थीम है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक एक चार्ज को उठा करके ले आते हैं इधर। लाइक इसको उठाया पहले, इसको उठा के यहाँ ले आए। क्लियर, इसको उठा के यहाँ ले आए। और ये ऐसे कोई भी डायग्राम, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अपने, ये भी आपको मैंने क्लियर किया हुआ है। वाई सो, बिकॉज ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो इसमें बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मैटर करता है, उसके बीच का जो पाथ है वो मैटर नहीं करता। अब हमने कहा कि जब चार्ज Q1 को उठा करके यहाँ ले आए, इट मीन्स Q1 यहाँ से गया और अब यहाँ आ गया। अब आप ये देखो कि इस केस में जो लगने वाला वर्क डन है उसे आपने क्या कह रखा है, W1, उसे आपने क्या कह रखा है, W1। पर मैं आपको कह रहा हूं कि W1 0 होगा, W1 क्या होगा, 0 होगा। अब ऐसा क्यों होगा, लाइक इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2। W1 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा कि भाई चार्ज लेके आ रहे हो आप, तो चार्ज को रोकेगा कौन, चार्ज के रास्ते में रुकावट कौन पैदा करेगा, एक दूसरा चार्ज। पर ये देखो कि दूसरा चार्ज तो कहाँ बैठा है, इन्फिनिटी पे बैठा है। इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में दो चार्ज लाने हैं अपने को, बट अभी तो एक भी नहीं था ना। तो जब पहला चार्ज लेकर आए उसके आसपास कोई चार्ज है ही नहीं। अगर कोई चार्ज है ही नहीं तो उसको रोकने वाला, कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं, है ना। और अगर नहीं है तो आराम से शांति से आएगा, ये जहां मर्जी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क डन क्या होएगा इसका, 0। जस्ट लाइक कि किसी दिन आप जल्दी चले जाओ स्कूल के अंदर, मान लो कि कोई बच्चा लेट कमर हो क्लास के अंदर, तो उसे जगह ढूंढनी पड़ती है, कहाँ बैठने को मिलेगी जगह, सारी बच्चों ने ऑक्यूपाई कर ली। बट अगर वो बच्चा किसी दिन बाई चांस सुबह सुबह बड़ी जल्दी पहुंच गया, शायद गलती से, तो उसे बड़ा ऐसा ना शांति से लगती है कि भाई वाह आज तो पूरी क्लास खाली, कहीं भी बैठ जाए। तो वैसे से कुछ सिचुएशन, तो इसके पास क्या है, सारी जगह खाली है, तो इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसको रोकने वाला कोई चार्ज रास्ते में नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, W1 कैलकुलेट हो गया, W2 कैलकुलेट करना है। W2 माने अब इस चार्ज का भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको उठा करके यहाँ ले, माने कि ये चार्ज यहाँ था, अब नहीं है, अब कहाँ है, यहाँ है ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। W2 है ना, पूछते तो ऐसे हो तुम लोग कहोगे कि जैसे हम बता ही सकते हैं, पर फिर भी पूछना तो फर्ज है कि W2 ये जो वर्क डन है, अब ये कितना होगा, क्या ये 0 होगा, नहीं, ये वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब जिस दुनिया में ये जाने वाला है B पॉइंट पे, वहां पे पहले से उस दुनिया के अंदर एक चार्ज बैठा है, तो इस चार्ज के आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसे वहां पर आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। और आपको पोटेंशियल की वैल्यू याद होगी, पोटेंशियल कितनी होती है, KQ/R, है ना। किसी चार्ज Q के पास
किसी r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय आर। यहां का पोटेंशियल है ना ये के क्यू बाय आर। तो वैसे ही अच्छा एक और चीज, वेट अ मिनट, आपको भी पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये कौन सा चार्ज, दूसरा चार्ज जिसको लेकर के आ रहे हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे अभी चाहिएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा रेडी कर लेते हैं। तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो, क्या आप वर्क डन को ऐसा नहीं लिख सकते V टाइम्स क्यू नॉट। ये चीज आप ध्यान से देखना क्या है कि किसी पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन कैसे करेंगे, V इंटू क्यू। ये तो इजीली आप याद रख सकते हो क्योंकि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। उसको याद रखने में कोई टेंशन नहीं आएगी। बट ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल आपको किसका लेना है और चार्ज किसका लेना है। पोटेंशियल आपको जो पहले से चार्ज है उसका लेना है ना, क्योंकि उसी ने फील्ड बना रखा होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड वो किसका लेना है, जो चार्ज आने वाला है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने बताया उससे देखो, चलो एक बार इसको पढ़ा रहने देते हैं, उससे हमारे पास जो सेकंड वर्क डन है वो निकलना आसान हो जाएगा। सेकंड वर्क डन क्या होगा, V टाइम्स क्यू। क्लियर। अब आपको बताया कि ये ध्यान से देखना कि पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट होएगा और चार्ज कौन से वाला होगा। पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा, ये, क्योंकि ये पहले से है, तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी V1 और चार्ज कौन सा, जो आया, यानी कि Q2। ये आप ध्यान से याद रखना कि V1 Q2 क्यों है। अगर ये पहले आया होता तो मैं यहां पे V2 और यहां पे Q1 लिखता। क्लियर। ये कोई तरीका नहीं कि 1 2 2 1 वाला, ऐसे कुछ याद मत रखना। जो चार्ज पहले से है वो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। जो चार्ज बाद में आया है उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। ठीक है। अब पोटेंशियल लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल चाहिए ना, यहां पे पोटेंशियल चाहिए। तो अब उसके लिए आपको क्या चाहिए कि नाइस Q माने इस चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि Q1 अपॉन में डिस्टेंस, कि ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है, वो तो अपन ने लिखा ही नहीं था, तो अब लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने कह दिया ये r डिस्टेंस दूर है, तो ये क्या आ गया, V1 की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, पोटेंशियल मैंने, क्योंकि ये एक चार्ज है तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़े होने के लिए किसी दूसरे चार्ज को कुछ दम चाहिए। ऐसे ही कोई दूसरे के चार्ज के अंदर दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाकर के खड़ा नहीं हो सकता, तो कितना दम चाहिए उसका मेजर होता है ये। और Q2 मैंने Q2। होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया W2, बहुत आसान, बस सिंपल है कि W इज इक्वल टू V टाइम्स Q, बट V किसका, जो पहले से चार्ज है, Q किसका, जो आने वाला चार्ज है। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। तो W2 क्या बना, K Q1 Q2 बाय R आ गया जी। लो आपके पास W1 आ गया, W2 आ गया, और आपको पता है कि टोटल वर्क डन ही क्या बनेगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी अब कैलकुलेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। नाउ तो पूरा कहो तो फ्रॉम 1 to end 3 क्या बना आपके पास, इसकी वैल्यू इसमें डालोगे और इसकी वैल्यू इसमें डालोगे, तो U विल बी इक्वल टू 0 प्लस K टाइम्स Q1 Q2 बाय R। आया, ठीक है, आ गया जी। तो U क्या बन गया हमारे पास, K Q1 Q2 बाय R। लो, दो चार्जेस के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पूरे सिस्टम में, इतनी होती है K Q1 Q2 बाय R। मीन्स K टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन। और अब चलते हैं अपने 3 चार्ज वाले सिस्टम की तरफ। 2 चार्ज वाला अपन कर लिया, सिंपल तो समझ में आ गया। पहला वर्क डन 0, दूसरा वर्क डन पोटेंशियल टाइम चार्ज, पोटेंशियल उस चार्ज का जो पहले से प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड उस चार्ज का जो आया है। बस इतना सा आपको याद रखना था। ओके, और अब अपने 3 चार्ज वो रखे हुए इन्फिनिटी पे, 3 की जगह ये रही। इस दुनिया के अंदर जब 3 चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो, इनिशियल कॉन्सेप्ट तो हमारे माइंड में वही रहेगा, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अच्छा, इसको करके कैसे आना होता है नोटबुक के अंदर, लाइक पिछले वाला जो किया था अपन ने, तो उसको नोटबुक में आप ऐसे करोगे। ये चीज़ आपको सिर्फ दिमाग में रखनी है। पहले आप कहोगे कि वर्क डन 2 कैरी फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट A, W1 आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
वर्क डन टू कैरी चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, फिर आप वर्क डन लिख दोगे और फिर आप लिखोगे टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 और फिर लास्ट में लिखोगे वही हमारी चालाकी वाली लाइन कि दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और आप फिर बस W की जगह किससे रिप्लेस कर दोगे U, तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आना है। और बस 2 चार्ज सिस्टम वाला ही कह रखा है बोर्ड में, 3 वाला तो मुश्किल ही आएगा, हाँ इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है शायद, और हमें समझ में आएगा कि हमने जो किया वो सही से समझ में आया नहीं। हमने चार्ज Q1 उठाया और यहाँ रख दिया सपोज, ठीक है, यहाँ रख दिया। फिर से मैं ऐसा करता हूँ, इसका रास्ता थोड़ा बदलता हूँ क्योंकि मुझे अंदर जगह चाहिएगी, तो लहराते लहराते इधर से रख देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जब अपने चार्ज Q1 को लेकर आएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा W1, और आपको पता है कि वो वर्क कितना होगा, हेयर W1 दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों होगा? क्योंकि ये पहला चार्ज है और पहला चार्ज कहीं भी आ जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब ये चार्ज यहां से चला गया है ना, और कहां आ चुका है, यहां आ चुका है। ओके, अब आपको उठाना है दूसरा चार्ज और उसको उठा के किसी पोजीशन पर रखना है। किस पे रखें? लाइक B पे ही रख देते हैं। इस चार्ज को उठा करके हमने रख दिया यहां, ठीक है, और इसके लिए जो वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको अपन ने नाम दे दिया W2। अब ये चार्ज यहां से गया और कहां आ गया, इधर आ गया। कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ, जब तक मैं लिखता हूं। यस, वर्क डन होगा पोटेंशियल टाइम्स चार्ज, ये आपको याद रखना है। अब पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल A की वजह से है ना, Q1 की वजह से V1, और चार्ज किसका, Q2। अब जब इसको आप इलेबोरेट करके लिखोगे V1 Q2 तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस चाहिएगी, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिएगी, तो जो कि अपने ने अभी यहाँ पे मेंशन कर नहीं रखी, तो लाइक अगर अपने यहाँ पे मेंशन करें तो इनके बीच की डिस्टेंस सपोज हम कह देते हैं कि R1 है। कितनी है, R1 है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब ओपन करोगे तो ये बनेगा K Q1 बाय R1 इंटू Q2। क्लियर? ये आएगा। तो हमारे पास दूसरा वर्क डन आ चुका। ठीक है, अब बात बची तीसरे वर्क डन की। अब आपको उठा करके इसको लेकर आना है, इस तीसरे वाले चार्ज को उठा के लेकर आना है। उठा लो जी, ये लो, इस तीसरे चार्ज को उठाया और घूमते 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 इस पे पहुंच गए। ठीक है, और जब पहुंचे तो ये चार्ज यहाँ से चला गया, ये चार्ज यहाँ पे आ गया। बोरिंग होगी अब सारी बातें। ये थर्ड वर्क डन हमने किया, जो कि 0 तो नहीं होने वाला, क्या होने वाला देखते हैं। अब ये देखो, जब ये थर्ड चार्ज है, अब ये जो थर्ड चार्ज है इसको जब आना है तो इसको ज़्यादा जोर लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आया था तब एक ही चार्ज था इस दुनिया में, जब ये आ रहा है तो पहले से 2 चार्ज हैं। मतलब ये वैसा ही केस बन गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको बताया था कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट पे ए की वजह से भी पोटेंशियल होगा और बी की वजह से भी पोटेंशियल होगा। क्लियर? समझे इस बात को? अब लिख के देखते हैं इसको। एंड फॉर Q3, जब Q3 की बात करेंगे तो जो थर्ड वर्क डन होगा ना, थर्ड वर्क डन, वो क्या आएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, एक बार मैं इसको VC लिख देता हूँ, इनटू जो चार्ज है इसका थर्ड वाले का, ये आएगा VC टाइम्स Q3। अब इसको बस समझना आपको कि VC कितना आएगा, W3 इज इक्वल टू VC। अब ये VC कितना आएगा, A की वजह से C पे जो पोटेंशियल है और B की वजह से C पे जो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब C पे कितना पोटेंशियल है A की वजह से, तो इसका चार्ज चाहिए और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, तो इसका चार्ज चाहिए और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। सिर्फ इतना चाहिए और कुछ भी अपने को नहीं चाहिए। तो अपन ये चीज यहाँ पे मेंशन अगर करें तो आपको ये डिस्टेंस चाहिएंगे। ठीक है, एक तो ये डिस्टेंस चाहिएगा और ये डिस्टेंस चाहिएगा, ये वाला। ठीक है, लाइक मैं इस डिस्टेंस को कह दूं, इसको मैंने R1 कहा, इसको मैंने R2 कह दिया और इसको मैंने R3 कह दिया। क्लियर?
जो भी आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी बात बन जाएगी। अगर आप ए सी की बात करो, ए सी पर कितना पोटेंशियल रखता है, तो वो रखता है के टाइम्स Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है R3 प्लस के टाइम्स ये कितना रखता है पोटेंशियल, के टाइम्स चार्ज यानी कि Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना R2, सिंपल। और इनटू Q3 तो Q3, ये क्या देख रहे हैं अपने ऊपर, ये तो इतना ही रहेगा, है ना, ये इतना ही रहेगा। अब अपने अगर आगे देखें तो क्या होगा, K कॉमन आ जाएगा या इस Q3 को अंदर डाल दो, अब K को कुछ मत कॉमन लो, W3 विल बी इक्वल टू K Q1 Q3 बाय R3 प्लस Q2 Q3 बाय R2, K Q2 Q3 बाय R2। क्लियर, ये अपन ने किया। आपको मैंने बताया ये CBSE ने कहा है कि आपको करने की जरूरत नहीं है, बट दो चार्ज वाले में कुछ भी काम की चीज़ नहीं थी, ये करोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या किया आपने, और इस पे न्यूमेरिकल आप अच्छे से ट्राई करके देख सकते हो। क्लियर, तो अब आपके पास थर्ड वर्क डन भी आ गया, थर्ड वर्क डन भी आ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस टॉपिक में। अब आप कह सकते हो कि टोटल वर्क डन क्या होगा, इन तीनों का सम, जो आपको करने का तरीका बताया मैंने नोटबुक के अंदर प्रेजेंट करने का। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल वर्क डन W1 W2 W3, फिर उसके बाद दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस आपने क्या करना है, सारा क्रेडिट W वाला किसको उठा करके दे देना है, U को दे देना, अपना काम खत्म। बट यहां पे मैं कैसे करा रहा हूं, नाउ फ्रॉम 1, ठीक है, नाउ फ्रॉम 1। अब 1 से आपको तीनों को बस ऐड तो करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इस जीरो को अब मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अब क्या बचा, Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R1 प्लस ये देखो Q1 Q3 बाय R3, Q2 Q3 बाय R2। लो जी, ये आ गया, ये सारा आ गया। और आपको ये डेरिवेशन जब करना था तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम लगने वाला नहीं है। अदरवाइज इसका अगर एक शॉर्ट ट्रिक देखें कि डायरेक्टली ये फॉर्मूले पे कैसे पहुंच सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है, 3 वाले पे 4 वाले पे भी आ सकता है न्यूमेरिकल। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले पे कैसे आओगे, डेरिवेशन नहीं है इसका, मैंने आपको बताया CBSE के सिलेबस पे, बट डेरिवेशन के अलावा न्यूमेरिकल भी आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल आ सकता है। डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले पे पहुंचना हो तो कैसे पहुंच सकते हो, फिलहाल आपने इसको देख लिया होगा, लिख लिया होगा, लाइक यहाँ पे जगह मैं क्रिएट करूँ तो देखो, आप बिना इस फॉर्मूले को देखे, बिना डेरिवेशन के कैसे निकाल सकते हो। आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, आपके पास इतना इतना है, आपके पास 3 चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। आप मान के चलो कि आपको एक एक करके चार्ज लेकर के आने हैं। आप मान लो कि ये बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ पे पहला चार्ज Q1 लेकर आए, अगर बस आप सोचे दो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 लेकर आए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, 0, प्लस जब दूसरा लेकर आए तो इसको रोकने टोकने वाला कौन है, सिर्फ ये इतने डिस्टेंस पे ये वाला चार्ज, मतलब कौन रोकेगा इसको, K Q1 बाय R, किसको रोकेगा, Q2 को, डिस्टेंस कितना है R1। क्लियर, तो ये भी आ गया। जब थर्ड वाला लेकर के आओगे C वाला, तो इसको कौन रोकेगा, इसको इधर से ये रोकेगा और इधर से ये रोकेगा, मतलब Q3 को कौन रोकने वाला है, Q3 को रोकने वाला है इधर से Q1, कितने डिस्टेंस पे है ये, R3 पे, और नेक्स्ट Q3 को कौन रोकने वाला है, ये Q2, K Q2 बाय R2, क्योंकि डिस्टेंस कितनी पे है, R2 पे। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इस तरीके से, इतना लंबा सारा काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो हमने डिराइव भी कर लिया और हमने इसको डायरेक्टली निकालना भी सीख लिया। अगर एग्जाम के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो कैसे करेंगे। अब इसको कंक्लूड करते हैं। हमने 3 चार्ज सिस्टम कर लिया और 2 चार्ज सिस्टम भी कर लिया, ठीक है। अगर अपने से 1 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता, कितने की, एक सिंगल चार्ज की, तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, शायद आपको आइडिया लग गया हो। उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0, क्योंकि पहला चार्ज जो था, देखो जब भी एक चार्ज ला रहे थे, चाहे 3 के कॉम्बिनेशन में ला रहे थे, चाहे 4 वाले में ला रहे थे, पहले चार्ज के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी। तो एक चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये 1 मार्क MCQ क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो उसकी होती है 0। ओके, अब अपने क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। लाइक आपको एक ट्राइंगल दे दिया सपोज, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप अपने हिसाब से, अलग अलग शेप जो भी आपको पता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, फिर उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन,
जितनी ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट कर लो आप। यहाँ पे सपोज आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, इधर एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इजी करते हैं इसको। सभी डिस्टेंसेस हम ले लेते हैं, क्यू नहीं भाई, ये ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी डिस्टेंसेस सभी साइड्स इक्वल हैं, और कितनी है हर साइड की वैल्यू ए। ये ए है, वापस लिख देता हूँ इसको मैं। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको पहले ना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जस्ट आपसे मान लो कि वही पूछा हुआ है इसका एक्सप्रेशन, तो आप क्या लिख करके आओगे? आपको मैंने कहा था कि पहले आप मार्क कर लो। सपोज ये मेरा फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा सेकंड चार्ज है, और ये मेरा थर्ड चार्ज है। पहले मैं इसको लेकर के आऊँगा, तो जब मैं इसको लेकर के आऊँगा तब मुझे कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी? ज़ीरो। क्लियर हुई बात? अब आप किसको लेकर के आओगे? ये तो आ चुका, अब आप लेके आओगे इसको, मानी कि ये आपके पास नहीं है अभी, ये आपके पास नहीं है, तो सिर्फ इसको रोकने वाला कौन है? ये वाला चार्ज। आप किसको लेकर के आ रहे हो पहले उसके बारे में लिखो। आप लेकर आ रहे हो प्लस क्यू को। ठीक है, अब उसको रोकने वाला कौन है? ये चार्ज। और कितनी दूर है? ए डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल क्या बनेगा इसका? के मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो के प्लस क्यू मल्टीप्लाई में अपॉन में ए। समझ में आया? फिर अपने इसको लेकर आ रहे हैं इस चार्ज को, फिर अपन लेके आए इस चार्ज को, तो इस चार्ज के बारे में लिखते हैं। मैं यहां लिख देता हूं माइनस क्यू। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस क्यू। इसको रोकेगा कौन? ये भी और ये भी। सपोज पहले इसका इंपैक्ट देखते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? के प्लस क्यू ए, है ना? इंपैक्ट माने पोटेंशियल, के टाइम्स प्लस क्यू अपॉन ए। और कौन रोकने वाला है इसको? ये भी रोकने वाला है, ये भी रोकने वाला है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख दो माइनस क्यू, और इसका पोटेंशियल तो आप कैसे निकालोगे? के टाइम्स प्लस क्यू अपॉन में ए। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बना? u इज इक्वल टू, इसको छोड़ो, ये बना के क्यू स्क्वेयर बाय ए, के क्यू स्क्वेयर बाय ए, है ना? और ये बना माइनस के क्यू स्क्वेयर बाय ए। और ये भी क्या बनेगा? ये भी माइनस के क्यू स्क्वेयर बाय ए बनेगा, तो इसको मैं माइनस टू के क्यू स्क्वेयर बाय ए लिख दूं। और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये माइनस की टू पॉजिटिव, माइनस की पॉजिटिव कैसे हो सकती है? ये सेम क्वांटिटी प्लस में है, ये सेम क्वांटिटी दो बारी माइनस में है, तो बचेगा क्या? माइनस में के क्यू स्क्वेयर बाय ए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये क्यू दे रखा हो, आपको ए दे रखा हो। आपको फॉर एन एग्जांपल आपको चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी दिए हो सकते हैं, एक्चुअली में आपको दे रखा हो। लाइक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, इस तरह से आपको चार्जेस दे रखे हो। सपोज आपको यहां दे रखा है कि प्लस 10 माइक्रोकुलाम है, प्लस 20 माइक्रोकुलाम है, और यहाँ पे माइनस 10 माइक्रोकुलाम है, और यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसके आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कि आप इसको क्रैम करके जाओ इसका क्या फॉर्मूला है। आपने बस उसी स्टेप से जाना है। पहले एक चार्ज रखो, फिर दूसरा रखो, एक रिपल्शन मिलेगी, तीसरा रखो, फिर दो रिपल्शन नहीं कहना चाहिए वैसे, दो केसेस मिलेंगे। इस केस में एक मिलेगा, इस केस में दो मिलेंगे। क्लियर हुई चीज? अब ऐसा करते हैं, एक और करके देखते हैं चार चार्जेस वाला। ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि चार चार्जेस भी आए तो कैसे करेंगे। डेरिवेशन नहीं, जस्ट उसका एक्सप्रेशन, जस्ट एक्सप्रेशन इसी बिहाफ पे। लाइक आपके पास अगर एक स्क्वायर है, होप इट लुक लाइक स्क्वायर, आपके पास स्क्वायर है, इसके अंदर चार चार्जेस, और चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो अपन ले लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और फिर से चार्जेस में जो अपन ने प्लस क्यू माइनस क्यू ले लिए, तो डिस्टेंसेस सेम रख लेते हैं, लाइक ए और ए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके चार्जेस को लेकर के आना। कितने चार्जेस हैं? चार चार्जेस हैं। और एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, कि आपको ये पता करना हो कि लास्ट वाली जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा ना, उस एक्सप्रेशन में एक्चुअली में टर्म्स कितनी आएंगी। अगर ये फाइंड करना हो तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हो? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n-1, n-1/2। ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि अगर आपके पास चार चार्जेस है ना, तो चार चार्जेस मैंने n = 4,
तो 4 इंटू एन माइनस वन माने 3 अपॉन 2, 4 इज 12/2 यानी कि 6 टर्म्स आएंगी आपके पास। ठीक है, लाइक 3 चार्जेस लेते थे तो क्या बनेगा 3 इंटू 2/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3 टर्म्स बननी चाहिए थी और 3 टर्म्स बन रही थी। पहले चार्ज की वजह से 0, दूसरे चार्ज की वजह से 1 और तीसरे चार्ज की वजह से 2, तो 3 टर्म आ रही थी। तो ऐसे अगर आपके पास पेंटागन, हेक्सागन कोई भी हो ना, कोई भी हो, तो आपको इससे ये तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। लाइक इसके अंदर 6 टर्म्स आएंगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमने कोई टर्म छोड़ तो नहीं दी। लाइक आप अगर एक एक करके निकाल लो, W1 तो आएगा 0, सपोज इसको मैंने कह दिया ये मेरा फर्स्ट लोकेशन है, ये मेरी सेकंड लोकेशन है, ये मेरी थर्ड लोकेशन है और ये मेरी फोर्थ लोकेशन है। इसके लिए वर्क डन कितना आया 0। ठीक है, अब जब मैं सेकंड वर्क डन की बात करूंगा तो ये वाला सेकंड है, तो दूसरे के लिए क्या आएगा, इसका खुद का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू और इसकी वजह से पोटेंशियल एट दिस पोजीशन, है ना। अब मैं डायरेक्टली लिख दूं k टाइम्स प्लस क्यू अपॉन में a। ठीक है, सिर्फ इतना ही आएगा। जब थर्ड वर्क डन की बात करेंगे, तो थर्ड ये रहा, है ना। जब थर्ड ये रहा तो आप क्या करोगे, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू। जब थर्ड है मतलब ये दोनों प्रेजेंट है। अब थर्ड को फर्स्ट भी इंटरेक्ट करेगा और सेकंड भी। अब फर्स्ट से थर्ड की डिस्टेंस कितनी होती है, अगर ये स्क्वायर है तो आपको पता होगा कि दिस इज √2a, पाइथागोरस थ्योरम से √2a होता है ना। तो थर्ड को जब फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट क्या बनेगा, k उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में उसका डिस्टेंस प्लस अब थर्ड को इंटरेक्ट करने वाला है सेकंड भी, तो ये क्या बनेगा प्लस q इसका मैग्नीट्यूड और अब इसका k के साथ माइनस q और टाइम्स a, k माइनस q अपॉन a। क्लियर। अब इसको करते रहना तो ये इंटरेस्टिंग। अब 4 वाला करने के बाद मन करेगा 5 वाला लिखें, 6 वाला लिखें, 7 वाला लिखें, तो अब जितने भी चाहे लिख करके देख सकते हो। और अगर 5 या 6 वाले तक लिख करके देखोगे तो आपको ये 2 और 3 वाला, क्योंकि बोर्ड में 2-3 वाला या 1004 वाला आएगा, आप 5 और 6 तक लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर फोर्थ की बात करते हो तो देखो 6 टर्म आनी थी, अभी तो 1 2 3 आई है, इसमें 3 टर्म आएंगी। और पता है आपने को क्यों आएंगी, क्योंकि इसको ये भी और वो भी तीनों इंटरेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जब पहले के लिए लिखेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल, वो क्या बनेगा k प्लस क्यू अपॉन a। ठीक है, प्लस इसका चार्ज माइनस क्यू, है ना, और पोटेंशियल कितना आएगा इसकी वजह से माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा √2a, है ना। समझ में आ रहा आपको, और बहुत ही आसान है। फिर इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल बना k, इसका चार्ज प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस a। बिल्कुल इजी। अब आपने इनका सम कर देना, बस जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा बच जाएगा, वो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। तो इसी तरह से 5 चार्ज ले सकते हो, 6 चार्ज, 7 चार्ज, 10 चार्ज, जितने आपका मन करे, जितने आपकी श्रद्धा अनुसार जितने चार्ज लेने उतने चार्ज लेकर के इसे खेलते रहो। ये टॉपिक आपका बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। हाँ, और एग्जाम में जब फटाफट न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको ये सारे ऐसे एक एक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लास्ट लिखो, मतलब एक के अंदर सारे लिख दो और आपको ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इससे आप एक बार फटाफट पहले चेक कर लेना कि हाँ मेरे पास 6 टर्म आने वाली हैं, 7 आने वाली, 10 आने वाली, जितनी भी आने वाली हैं, और वो मेरे पास आने के बाद मैंने वैल्यू रख दी, अगर दी हुई है तो, नहीं तो ये क्यू की टर्म में यहाँ पे उसको सॉल्व करके छोड़ के आ जाना। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। छोटा सा टॉपिक है वैसे, ये बिल्कुल छोटा सा, अगर आप सीखोगे तो इसमें क्या सीखा, बिल्कुल नाम का ही काम किया है, बट इसको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग गया अपने को। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन का एक और इस चैप्टर का और इस क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये टॉपिक, हेडिंग लिख रखी है आपके लिए, डायग्राम बना हुआ तैयार है। हेडिंग लिखी है वर्क डन, WD मतलब वर्क डन शॉर्ट फॉर्म, है ना। टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये क्रिएट कर दिया, ये एक लाइट से कलर से, लाइन कलर से इसमें लाइन बना रखी है। अब इसके अंदर अगर किसी डायपोल को रोटेट कराना हो, ठीक है, रोटेट कराना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। दूसरी हेडिंग भी पढ़ लेते लगे। दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी ये भी इसमें कैसे निकाल सकते हैं, वही सिंपल केस कि अगर आपने वर्क डन निकाल लिया तो आपको यही कहना है कि दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो आपको ये देखना है कि हेडिंग कौन सी आई है, आपने काम सेम ही करना है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट पहले वाले मैंने लिख दिए यहाँ पे,
हमने ये टॉपिक मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, वहाँ फोर्स एंड टॉर्क निकाला था और आपको कहा था कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेकंड चैप्टर में निकालेंगे, वहाँ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वहाँ भी कर सकते थे बट मेंशन यहाँ है तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। टोटल फोर्स जीरो थी, है ना, और टोटल टॉर्क जीरो नहीं था, ये था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर या फिर पी ई कोस ऑफ साइन ऑफ थीटा, क्रॉस है ना तो साइन ऑफ थीटा ये था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा बट फिर भी एक बार श्योरिटी के लिए अपने देख लेते हैं। अगर आपके पास फोर्स हो एफ क्या होता है लीनियर फोर्स, और आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो उस फोर्स के अंडर या उस फोर्स के अगेंस्ट, तो आप वर्क डन कैसे निकालते हो, एफ डॉट एक्स, है ना, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या एस वेक्टर भी ले सकते हो। और अगर आपके पास अब एंगुलर फोर्स हो, ठीक है, अब कौन सी फोर्स हो, एंगुलर फोर्स हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक्स ना आकर के कैसा आ जाएगा, कुछ लाइक थीटा आ जाएगा। फोर्स लीनियर थी तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर था, फोर्स एंगुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर हो जाएगा। वर्क ही रहेगा। अब वर्क में ऐसा नहीं है कि वर्क भी एंगुलर हो जाएगा, नहीं, वर्क रहेगा। अब ये वर्क निकलेगा कैसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा वर्क निकालना हो, स्मॉल वर्क डन, तो ये क्या आएगा, टाउ डी थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये छोटी सी नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज हमें चाहिए, ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, तो हमने डिस्कस किया। लिखना भी तो कुछ भी नहीं था हमने। अब अपने डायपोल को कंप्लीट कर लेते हैं, जाना पहचाना। इसको ए कहते हैं अपन, इसको बी कहते हैं, इसको ओ कहा करते हैं, है ना, ये सब था। इस तरफ जो फोर्स लगती है, इस तरफ जो फोर्स लगती है वो क्यू ई ही लगती है, इस तरफ जो फोर्स लगती है वो भी क्यू ई ही लगती है ना। और अगर हम इसको रोटेट कराएं, पहले हम लिख देते हैं, पहले कुछ कंसीडरेशंस, क्या करेंगे कंसीडरेशन, तो इस बारी करेंगे कि लेट अस कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, ठीक है, आप यहाँ पे सिंबल ही बना सकते हो, ई इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कंसीडर किया। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी हो अगर तो, ठीक है। और क्या करोगे फिर आप, इतनी कंसिडरेशन बहुत है। फिर आप लिखोगे एज वी नो द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस डायपोल इज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो टाउ विल बी इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब देखो पी वेक्टर कहाँ पे होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है पी वेक्टर, ये रहा, ई वेक्टर ये रहा, माने ये एंगल क्या है हमारा, थीटा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें तो वर्क डन निकालना था। नाउ इसे लिखते हैं, क्लियरली दिख जाएगा। नाउ वर्क डन टू रोटेट दिस डायपोल, rotate this dipole by small angle d theta, by small angle d theta। अगर d theta पे आपको इसको रोटेट कराना है तो इसमें जो स्मॉल वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, है ना, टाउ डी थीटा, ये इसका स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। और अब इसकी अगर अपने वैल्यू डाल दें इसके अंदर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया अपने पास। अब इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया, बट अगर अब कंप्लीट वर्क डन निकालना हो, है ना, नाउ दोबारा से नाउ टू फाइंड कंप्लीट वर्क डन, टू फाइंड कंप्लीट वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 2 पोजीशन, ठीक है। अब क्योंकि एंगुलर है ना, तो इसका मतलब पहले एंगल कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। तो पहले सपोज थीटा 1 था और बाद में थीटा 2 हो गया, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल विद इन लिमिट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट ही होगा। और ये अंदर क्या रहेगा आपके पास, पी ई साइन थीटा डी थीटा।
अब देखो कि ये दोनों थीटा का फंक्शन नहीं है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, साइन थीटा ही अंदर बचेगा। तो W विल बी इक्वल टू, इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन, किसको, P को बाहर निकाल लिया और E को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा और इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, है ना, ध्यान रखना है इसको। तो माइनस का कोस थीटा रेंजेस फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब आप क्या करो, इस माइनस को अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो ये क्या बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस PE, और जब लिमिट रखोगे तो वो क्या बनेगी, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर दो आप, नहीं, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। और अब अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये काम उल्टा हो जाएगा। मीन्स टू से, अपने अगर यहाँ पे थोड़ी जगह क्रिएट करें तो ये हमारे पास W2 का तो कोई लेना देना नहीं है, W आएगा, और ये W कितना आएगा, ये आएगा PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क डन। लो जी, जो करना था वो काम हो गया हमारा खत्म। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द टोटल वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिकल डायपोल in uniform electric field from any position theta 1 to any other position theta 2। ये वर्क डन हो गया, क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, यही है। अब आपको देखना है कि आपके पास हेडिंग कौन सी है। अगर वर्क डन है तो इतना करना, और पोटेंशियल एनर्जी है तो एक लाइन ऐड करके अपने कह देंगे कि दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन्स कि U इज इक्वल टू सारा क्रेडिट W का, सारी मेहनत W की और उठा करके दे दी U को कि PE कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। बट अभी टॉपिक कंक्लूड नहीं हुआ हमारा, टारगेट एक अचीव हो गया था, बट अभी हमें कुछ दो एक स्पेशल केस डिस्कस करने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दो एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं अपन। लाइक हेडिंग लगा देते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। और ये थोड़े ज़्यादा स्पेशल हैं, ये केस इवन ज़्यादा स्पेशल है, और ये टॉपिक मैंने को बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए। अब मैं स्पेशल केसेस इधर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा मैं एक बारी हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसको सेव करके रख लो, नोट कर लेना, डिलीट कर देना, क्लियर। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और स्पेशल केसेस यहाँ करेंगे ढंग से। वहाँ पे हमने रिजल्ट लिख रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। लाइक फर्स्ट की बात करें अगर अपने, कि अगर हम इस थीटा 1 को, देखो दोनों एंगल ही अननोन है, किसी अननोन एंगल से किसी दूसरे अननोन एंगल पे जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ये अपने को निकालना था। अगर अपने फिक्स कर दें कि जो पहला एंगल है वो फिक्स हो 0 हो, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, और जो थीटा 2 है फिर उसको अब थीटा 2 कहने की क्या जरूरत है, उसको आप थीटा ही कह दो, और थीटा 2 क्या हो, थीटा हो, तब ये क्या हो जाएगा, देन W क्या आएगा, W विल बिकम, अब देखो कोस 0 साइन 0 0 बट कोस 0 1, कोस 0 1 हो गया, तो ये बना PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। और यही एक्सप्रेशन किसका आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी मैं लिख नहीं रहा इसको, मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर वर्क डन करना तो वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख करके छोड़ोगे स्पेशल केस में, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का लिख देना। ठीक है, अब इसी की तरह जैसे फर्स्ट केस किया था वैसे एक और केस करते हैं, सेकंड केस। उसमें अपन लिया था कि इफ थीटा 1 इज 0 डिग्री, यहाँ पे लेकर के चलते हैं इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री। पहला एंगल फिक्स करना था, उसमें 0 फिक्स किया, इसमें 90 फिक्स किया, और दूसरा एंगल अब उसको थीटा 2 कहने की जरूरत नहीं है, अब उसको सिर्फ थीटा लिख देते हैं। और एक और चीज़ कि ये कर क्या रहे हैं 0 डिग्री 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है ये समझो। मैं एक बारी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। लाइक ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाली प्लेट्स। अब अगर आपका डायपोल पहले से इस पोजीशन में पड़ा है ना, ऐसे सीधा पड़ा है, तो ये थीटा 1 इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो कितना वर्क कैलकुलेट करना आपको, वो आपका होगा इस वाले फॉर्मूले से। बट अगर आपका डायपोल ऐसे पड़ा अगर आपका डायपोल, तो ये कौन सा केस है, ये है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस।
है ना। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो, इधर या इधर रोटेट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि भाई आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है। और ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले बता देता हूँ, अब इस पर ध्यान देना, थोड़ा फोकस और बढ़ा लेना कि थीटा 1 90 डिग्री आ गया, थीटा 2 थीटा आ गया, तो ये इक्वेशन जो है ये क्या बनेगी, देन जो आपके पास वर्क डन आएगा, दैट वर्क डन विल बिकम इक्वल टू पीई, पीई तो पीई ही रहेगा। अब कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, और वो बचेगा माइनस का कोस थीटा, है ना, 0 माइनस कोस ऑफ थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पीई कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, क्लियर। अब इसके अंदर दो सब केसेस और करने हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस कि अब आपके पास केस क्या होगा। अब पहले केस के अंदर जो ये सेकंड एंगल है थीटा, एक एंगल तो 90 ही कर देगा, ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि ये कैसा केस है, इस तरह से है और हमारा डायपोल ऐसे खड़ा है, ठीक है, हमारा डायपोल ऐसे खड़ा है 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री से आप उसको कहाँ लेके आ सकते हो, तो बेसिकली दो केस बनाएंगे अपने कि 90 से हम उसको 0 डिग्री पे ले आए और एक केस में हम 90 से उसको 180 पे ले आएंगे, ठीक है। और जब आप 90 से 0 डिग्री पर लेकर आओगे, पहले मैथमेटिकली समझते हैं फिर थ्योरेटिकली समझते हैं। अगर आप उसको 90 से 0 डिग्री पर लेकर के आते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे 0 रखना है, कोस 0 क्या होता है, दैट इज 1, तो आपके पास W इज इक्वल टू माइनस PE, ये आंसर आ जाएगा। W का भी यही आएगा और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U का भी यही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 180 रख दोगे आप, 180 मतलब कोस 180 मतलब -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बिकम +1, तो प्लस PE हो जाएगा और यही किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी का भी ये बनेगा, प्लस का PE बनेगा, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इससे पता क्या चला, ये दोनों केस मैंने आपको बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हो गया, इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं, EQ लिख देता हूं जिसमें अनस्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों है और अनस्टेबल क्यों है, मैथमेटिकली इसका लॉजिक समझे तो देखो, आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो जस्ट अपनी एनर्जी को लोअर करने के लिए चल रहे हैं। लाइक जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी कुछ फिजिक्स के अंदर प्रोसेसेस पढ़ते हैं अपने, या केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, सभी के सभी ऐसे ही पढ़ते हैं हम कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही हो, है ना। हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करे। लाइक उसका सिंपल सा एग्जांपल कि अगर ये जो डस्टर है इसको किसी हाइट से छोड़ेंगे तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, है ना, क्योंकि नीचे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अब देखो इस केस के अंदर नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और इस केस के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम कैसे, जब को बताया था मैंने कि जब भी, और अब दोबारा सुन ले, कि कोस थीटा साइन थीटा वाले फैक्टर आ रहे हैं तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू ये आ गई PE, क्लियर, PE आ गई, ये इसका, इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी स्टेबल नहीं है, ये अपनी एनर्जी लूज करना चाहेगा, है ना, चाहेगा कि इसकी एनर्जी जाए कहीं पे, और इसकी एनर्जी काफी कम है तो ये सेटिस्फाइड है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। अब इसको अपने लॉजिकली भी समझते हैं, मैथमेटिकली समझ में आ गया, ताकि दिमाग में हमें बिल्कुल फिक्स हो जाए, आज के बाद कभी भी इसको समझना ना ही पड़े। 90 था, देखो 90 का मतलब 90, ये वाला डायग्राम इसका, है ना, हमारे पास ये -Q ये +Q, ऐसा कुछ 90 है। अब इस 90 को अगर आप 0 कर रहे हो, ध्यान से देखना, अगर आप इस 90 को 0 कर रहे हो, यहां पे भी डायग्राम बड़ा बना हुआ है, 0 करने का मतलब इस तरफ, ये जो थीटा है ये आपको खत्म करना, तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा। तो इट मीन्स इसका डायग्राम मैं बनाऊं तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहां पे -Q, यहां पे +Q, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा है। अब आप देख करके बताओ, अगर आपने 90 से इसको ऐसे इस पोजीशन में फेंक दिया, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव खड़ा है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव खड़ा है ना। मान लो कि अगर ये रूम के अंदर वो वाली जो वॉल है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये वाली वॉल पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो मार्कर है, ये मार्कर का ये एंड नेगेटिव है ना, और ये जो पिन वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, ठीक है।
अब आपने क्या देखा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ खड़ा है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। सबसे बढ़िया यही केस है ना, दोनों अट्रैक्टिव जहां पे हैं वहीं पे खड़े हैं। अब आप अगर इसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिलाओगे तो क्या होगा, ये तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे आप दूर करोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इसको वापस खींचेगा, ये वाली अट्रैक्शन भी इसको वापस खींचेगी। तो ये आप इसके साथ थोड़े से पंगे लोगे ना, थोड़े से पंगे लोगे तो वापस अपनी पोजीशन को ये रीगेन कर लेगा। क्लियर? क्योंकि ये अपनी पुरानी जिंदगी से काफी खुश थे, तो अगर आप इनकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव करोगे और आप छोड़ दोगे तो ये वापस अपनी पुरानी जिंदगी जीने लग जाएंगे। मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, और क्लियर करते बात, 180 का मतलब बिल्कुल ये उल्टा हो जाना चाहिए। मीन्स टू से इधर प्लस क्यू आ जाएगा और इधर माइनस क्यू। ठीक है, उधर वाली दीवार अभी भी नेगेटिव है, इधर वाली दीवार अभी भी पॉजिटिव है, पर अब सिचुएशन उल्टी होगी। लाइक ये कि अब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव खड़ा है, नेगेटिव के सामने नेगेटिव खड़ा है। अब ये इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्शन लग रहा है, दोनों तरफ से रिपल्शन लग रहा है। बट अगर आप इसको शिफ्ट करोगे, है ना, थोड़ा सा छेड़ोगे, पंगे लोगे, तो ये क्या करेगा, अपनी इस पोजीशन को छोड़ करके ये बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये होगा क्यों शिफ्ट? देखो, शिफ्ट तो हो गया, हमने डिस्कस किया, बट ये शिफ्ट हुआ क्यों? क्योंकि लाइक पहले वाला जो केस किया था, लाइक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस किया था, तो उसके अंदर वो शिफ्ट नहीं हो रहा था, ऐसा था वो, है ना, कि दिस वाज नेगेटिव, दिस वाज पॉजिटिव, तो इस तरह से उल्टा खड़ा था। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, ये अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इनसे अपने पंगे लेने की कोशिश की, तो उन्होंने वापस कहाँ किया, अपनी पहले वाली जिंदगी के अंदर ट्रांसफर कर लिया अपने आप को। बट अगर ये ऑपोजिट केस था ऐसे, है ना, कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव, तो अभी रिपल्शन के साथ बैलेंस तो करके बैठे हैं, बड़े दुखी है ना, क्योंकि इसको भी रिपल्शन लग रहा है, इसको भी रिपल्शन लग रहा है। तो जैसे ही आप थोड़े बहुत पंगे लोगे तो ये क्या होगा, ये इसको शिफ्ट होके इधर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? मतलब इससे आप पंगे लोगे तो ये, क्योंकि रिपल्शन है तो रिपल्शन को छोड़ करके धक्के मारे ना एक दूसरे को, तो ये इस तरफ से बिल्कुल शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। इससे अगर आपने छेड़छाड़ करी तो ये कहाँ जा सकता है, ये इस तरह की ओरिएंटेशन ले सकता है कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ जाए। बट ये पहले से ही स्टेबल ओरिएंटेशन में है, इसमें से अगर आप थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा। तो इसलिए बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा हुआ आता है, लाइक वर्क डन निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, and discuss the case of stable and unstable equilibrium. Clear? तो this was all about work done, potential energy, उसके कुछ एक different cases। आप चाहो तो इस केस को आप देखो स्किप कर सकते हो, है ना, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्टेबल अनस्टेबल के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। फिर इसके अंदर दो केस हैं। क्लियर? तो दिस वॉज द वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के, इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई गेस थोड़ा सा लंबा हो गया ये सेशन, बट ये सारा काम हमारा इसमें खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कैपेसिटर वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो नेक्स्ट वाला जो है वहाँ पे फिर अपने कैपेसिटर वाली बेसिक बातें स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो और ये भी जो टॉपिक लिखा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, मोस्टली 3 मार्क्स में आता है कि रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी के बीच में आपको रिलेशन डिराइव करना हो या आपको प्रूव करना भी कह सकता है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ग्रेड मैंने क्या होता है, डॉट लगा रखा है, शॉर्ट फॉर्म है ये ग्रेडियंट। ओके, और ये क्या होता है इसको सीखेंगे अपने। ई और वी, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी माने पोटेंशियल, उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। क्लियर? अब इस पर ध्यान नहीं देते, हमारे पास ऑटोमेटिकली वही फॉर्म आ ही जाएगी अगर अपने सारा काम सही करेंगे तो। लो जी, स्टार्ट करते हैं करना। हम कुछ एजम्पशंस वगैरह ले लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, पोटेंशियल भी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक सोर्स चार्ज चाहिएगा, एक सोर्स चार्ज चाहिएगा। इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, बहुत सारे रीजन में होगा इसके आसपास। तो एक बार मैं बना नहीं रहा, इसके आपको पता लग गया कि इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब अपने क्या करते हैं, इससे एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, अब ये जो चार्ज है, देखो अगर 3D में बात करेंगे, 3D में बात करेंगे तो इसका फील्ड तीनों डायमेंशन में होगा, X में भी होगा, Y में भी होगा और Z में भी होगा, है ना, 3D में होगा। बट अभी फिलहाल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिख रहा है अपने को, इस तरफ दिख रहा है, X एक्सिस में दिख रहा है, तो यहां होगा E। क्लियर? ओके, और पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। और वो कैसे निकाल सकते हो, अगर ये डिस्टेंस
आर हमें पता चल जाए तो आप कह सकते हो कि इसमें पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सारा आपने को पता है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है V और E के बीच में। उसके लिए अपने स्टार्ट कैसे करेंगे, आप यहां पे चार्ज लो Q नोट और उसको इस तरफ लेके आने की कोशिश करो, उसको इस तरफ मूव करवाने की कोशिश करो। कितना, सिर्फ सपोज आपने dx डिस्टेंस मूव करवाया, ठीक है, काफ़ी छोटा सा मैंने लिखा है, दिख गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो मैं आपको बता देता हूं कि dx लिखा हो, dx मूव करवाया। ऐसा कुछ अपनों पोटेंशियल निकालते वक्त भी यूज़ किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट। पहले अपने एजम्पशन लिख देते हैं अपनी कि हमने क्या किया, ये थोड़ी नूडल से भी घेर देते हैं, है ना। आपने क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q एंड अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। नाउ कंसीडर अ चार्ज Q नोट प्लेस्ड एट P। now work done, small work done to carry this charge towards Q by a distance dx is, जो छोटा वर्क डन होगा इस चार्ज को Q की तरफ लाने के लिए एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, वो होगा कितना, that will be dw is equal to f vector dot dx vector, ये होगा, क्लियर। अब आप ये देख के बताओ कि इंटेंसिटी इस तरफ है तो फोर्स कहाँ लग रही होगी, फोर्स भी उस तरफ लग रही होगी, है ना। तो जब फोर्स उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स कोस ऑफ थीटा आएगा ये, ठीक है। तो ये जो कोस ऑफ थीटा आएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा 180। देखो ये एंगल इंटेंसिटी की तरफ ही तो फोर्स होती है, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा टॉपिक है वैसे ये, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू भी ओमेगा मत समझ लेना इसको, एफ डी एक्स कोस थीटा, मैंने कोस 180 और कोस 180 मतलब -1, ये आ जाएगा यहाँ पे कि सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। अब आप क्या करोगे, देखो आपको रिलेशन निकालना था E और V में, ये रिलेशन में तो ना तो E दिख रहा ना V दिख रहा, यहां तक अपने को पहले से आता है पोटेंशियल से। अब आपको बस ये याद रखना है कि पोटेंशियल वाली ये जो है ना एक्सप्रेशन, मुझे तो दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि नया है, हमें पता था वैसे पहले। आपको ये वाला मेन याद रखना है, ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब आपको देखना है, देखो फोर्स में से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ सकते हो और वर्क डन से आप पोटेंशियल ढूंढ सकते हो बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो बस यही करना है आपको, यही करना है और आपका काम खत्म, आपका नहीं मतलब टॉपिक का काम खत्म। अब इसको करने के क्या क्या तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लाइक कि आप क्या करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको खोल करके लिखूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ को मैं लिख सकता हूं क्यू ई, यहां पे चार्ज जो वो क्यू नोट है तो मैंने इसको क्यू नोट ई लिख दिया, क्लियर। इस तरीके से भी जा सकते हो, आप फोर्स को खोल लो, आप वर्क डन को खोल लो, या फिर आप ये कहते हो दोनों तरफ मैंने क्यू नोट से डिवाइड करा दिया। बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप ऐसा करो, अगर इसको छोड़ करके एक और इजी अप्रोच लेते हैं, आप दोनों तरफ क्यू नोट से डिवाइड करा दो, इधर भी क्यू नोट से डिवाइड करा दो और इधर भी क्यू नोट से डिवाइड करा दो, ठीक है, इजी रहेगा। आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल स्मॉल वर्क डन, है ना, स्मॉल वर्क डन अपॉन, और ये वर्क डन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का वर्क डन है, अपॉन चार्ज, तो ये क्या होगा, अब आंसर क्या आएगा, यहां से यहां तक का छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dv, ये आएगा इसका आंसर। और ये फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है E, क्लियर। और ये बचा हुआ हमारे पास dx, इस dx को इधर ले आऊं तो ये बनेगा dv बाय dx इज इक्वल टू -e, ठीक है। और E क्या हो जाएगा, -dv बाय dx। लो जी, यही प्रूफ करना था। अब कई बार आपको 2 नंबर में आए तो इतना कर सकते हो आप, E इज इक्वल टू -dv बाय dx, और d बाय dx को ही ग्रेड कहते हैं, d बाय dx को क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। E इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो माइनस ग्रेड x, ग्रेड की फुल फॉर्म है ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट, ठीक है। और
जैसे रेट आपको पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को जैसे अपने स्पीड कहते हैं, तो रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करके देखना। वैसे ही ग्रेड का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ देखना, क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, इसे अपने ग्रेड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बेसिक लैंग्वेज के अंदर। अभी वैसे ये टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर अगर ये देखो, ये वन डायमेंशनली बात थी, अपने सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना आपसे कि इस चार्ज का फील्ड कहाँ होगा, 3 डायमेंशन में होगा। एक्चुअली में ये ई नहीं है ना, ये तो ई एक्स आएगा, ये तो ई एक्स आया होगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर अपने मोर प्रिसाइजली करें, मतलब कि फॉर 3D ट्रीटमेंट, अगर मैं इस प्रॉब्लम को 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट दूं तो मैं इक्वेशन 1 को इस तरह से नहीं लिखूंगा। इक्वेशन 1 को मैं लिखूंगा ई एक्स, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, इधर भी तो होगा। अगर यहां पे कुछ देखोगे तो इधर वाले और इधर वाली जगह पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट, और इधर उधर देखोगे बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल इसके अंदर तो वो क्या होगा, जेड कंपोनेंट। बीच में कहीं देखोगे तो उसमें इनका मिक्सअप आएगा। तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये आया हमारे पास। अब इसी तरह से सिमिलरली आप अगर y के लिए निकालोगे तो भी ऐसा ही आएगा, बट वहां पे ये डिस्प्लेसमेंट आप y के लॉन्ग लोगे तो dy हो जाएगा। एंड और अगर आप z के लिए लोगे ez, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी जेड। क्लियर? तो आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। क्लियर? ये हो गई हमारे पास। और वी नो दैट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं ई वेक्टर के सामने ई एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस डी बाई डी एक्स वी आई कैप, प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा भाई, माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप, माइनस डी लिखना था, डी वी बाई डी जेड के कैप। अब यहां से देखो वी 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 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लो, इधर से माइनस कॉमन ले लो, ये क्या बचा, डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप, और यहां क्या बचा, वी, यहां क्या बचा, v। क्लियर? तो अब ये जो चीज है ना, d बाई डी एक्स आई कैप, d बाई डी वाई जे कैप, d बाई डी जेड के कैप, ये एक खास क्वांटिटी है, ये एक खास क्वांटिटी है और इसको बोलते हैं डेल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, डेल वेक्टर बोलते हैं इसको। किसको, जो मैंने बोला अभी, जो ये बना ना d बाई डी एक्स, देखो यहां पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पे जगह खाली है, जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये एक ऑपरेटर होता है, डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। ये होता है इस तरह से उल्टा ट्रायंगल और उस पर वेक्टर ही होगा, क्योंकि इसका देखो आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, के कंपोनेंट भी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल वेक्टर, या ज्यादा अच्छे से मैं बोलूं तो डेल ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या मतलब है, ऑपरेटर का मतलब होता है कि लाइक आप किसी फंक्शन से आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना, किसी भी चीज से आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो वो उसका x के रिस्पेक्ट भी डिफरेंशिएशन होगा, उसका y के रिस्पेक्ट भी होगा और उसके z के रिस्पेक्ट भी होगा, है ना। यहाँ पे आपने मान लो कि कोई भी क्वांटिटी एंटर करवाई, लाइक f, कोई भी फंक्शन f एंटर कराया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, अंदर इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो जाके कुछ आंसर आएगा, लाइक डिफरेंशिएशन नहीं होता डी बाई डी एक्स। अब इसके अंदर अगर आप, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे अगर आप x के रखते हो तो क्या आंसर आ जाता है, 2x। ये d बाई डी एक्स जो होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर उन्हें कहते हैं जो किसी फंक्शन की वैल्यू को चेंज करके नई वैल्यू दे देता है, लाइक फिर तो इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है, बिल्कुल ऑपरेटर है। क्लियर? तो आपको थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये ऑपरेटर वगैरह वाली बात सिर्फ इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक के अंदर इतने से पार्ट में ही है। इसके अलावा ऑपरेटर की बात आप पढ़ोगे कॉलेज के अंदर जाकर के। क्लियर? तो थोड़ा अच्छा टॉपिक है। स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल आसान था, जब आपके पास आया e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आपने क्या किया, आपने ई एक्स कॉम्पोनेंट निकाला, ई वाई कॉम्पोनेंट निकाला, ई जेड कॉम्पोनेंट निकाला और उसको रख दिया। और फिर क्या देखा कि एक खास सी कोई चीज़ बन रही है। पहले तो हम जानते नहीं थे इसको, अब जान गए कि ये एक खास चीज़ होती है। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप लिख दोगे, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ होगी ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ होगी। तो आप इसको क्या करोगे, यहां से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो ई वेक्टर बन रहा था उसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल वेक्टर वी, है ना। v जो है वो ऑपरेट होने वाला है, तो ये जो है ये 3D में बन गया इसका। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है फिजिक्स के अंदर, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर v। क्लियर, डेल वेक्टर v, कई बार यहाँ पे डॉट भी लगा होता है, बाकी उसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि ये तो ऑपरेटर है और ये इस पे ऑपरेट होने वाला है। अब आप डॉट वगैरह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर v क्या हुआ, और इसी को आप कह दोगे, इसी को आप कह दोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेड v। ठीक है, उसको भी ग्रेड कर रहे थे, इसको भी ग्रेड कर रहे थे। वो ग्रेड किस में था, 1 डायमेंशन में था, और ये ग्रेड किस में था, किसमें था नहीं, किसमें है, ये 3 डायमेंशन में है। क्लियर। और बीच में एक बात छोटी सी हमने कॉन्फ्लिक्ट सा किया था क्या, कि क्यू नोट से कभी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कहा कि नहीं मल्टीप्लाई मत करो, खोलो नहीं, इसको डिवाइड करो। तो वो आपको शायद उस टाइम पता लग गया होगा कि चाहे आप वर्क डन को खोल देते तो आप उसको क्या लिख सकते हो, v और q का मल्टीप्लाई, चाहे आप फोर्स को खोल दो उसको आप q और e का मल्टीप्लाई लिख सकते हो। क्लियर। या फिर आप क्या करो, दोनों को क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करा दो। तो कैसे भी करो, वो आपके पास 36 तरीके हैं, आपने 37वां कर रहे होते हैं। तो हमने वो तरीका लगाया, हमारे पास ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया, ई जेड आ गया। बहुत धीरे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने वेक्टर में लिखा, वेक्टर वाली फॉर्म बहुत अच्छी है, 3 नंबर में है, तो ये पूरा करके आना आपको। क्लियर, कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर वी। सो यहां तक हमारा इस चैप्टर के अंदर पोटेंशियल वाला सफर पूरा हो गया। अब अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जब आएंगे तो अपने कैपेसिटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें और फिर मेन कैपेसिटर के अंदर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा, बहुत आसान, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब अपने, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।